नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पे निकलने वाले हैं और ये सफर शुरू होगा सीधे आपकी रसोई से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो सारी चीजें जो हम रोज देखते हैं, छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे का विज्ञान आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आपकी मेज पर रखा नमक, ग्लास में भरा पानी और चाय बनाते वक्त केतली से निकलती हुई भाप, इन तीनों में आखिर ऐसी कौन सी एक बात है जो कॉमन है? कभी सोचा है इस बारे में? इसका जवाब है कि ये सभी पदार्थ हैं। अंग्रेजी में कहें तो मैटर। अब ये पदार्थ क्या भला है? भाई सीधी सी बात है। पदार्थ मतलब वो हर चीज जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, अरे पानी की एक छोटी सी बूंद भी पदार्थ ही है। बस एक सिंपल सा नियम है, अगर किसी चीज में थोड़ा भी वजन है और वो जगह घेरती है तो समझ लीजिए वो पदार्थ है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सब कुछ पदार्थ है, पर ये पदार्थ असल में है क्या? मतलब किस चीज से बना है? इसको सच में समझने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा, बहुत ज्यादा जूम इन। एक ऐसी दुनिया में चलना होगा जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, कणों की दुनिया में। देखिए, हमारे आसपास की हर चीज, फिर चाहे वो पत्थर जैसी ठोस ही क्यों ना हो, असल में वो बहुत ही ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। और वैज्ञानिक इन्हीं नन्हे मुन्ने टुकड़ों को कण या पार्टिकल्स कहते हैं। और ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसे अपने रसोई के एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो नींबू पानी बनाया ही है ना? तो जब हम पानी में चीनी डालकर उसे घोलते हैं तो वो चीनी आखिर चली कहाँ जाती है? मतलब एकदम से गायब हो जाती है ना? पर कहाँ? तो होता यह है कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया और चीनी गायब। पर असल में कोई जादू नहीं होता। होता यह है कि चीनी के जो कण हैं वो टूटकर पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, बस उसी में जाकर बैठ जाते हैं। मतलब वो गायब नहीं होते, बस छिप जाते हैं। तो इस चीनी पानी वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पहली और सबसे जरूरी बात पता चलती है, वो ये कि पदार्थ के कण एक दूसरे से फेविकॉल की तरह चिपके हुए नहीं होते। नहीं, उनके बीच हमेशा हमेशा थोड़ी बहुत खाली जगह होती है, और इसी खाली जगह का फायदा उठाकर चीनी के कण उसमें समा गए। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, ये जो कण है ना, ये बड़े बेचैन होते हैं। मतलब ये एक जगह टिक कर बैठते ही नहीं, लगातार हिलते डुलते रहते हैं। यकीन नहीं होता? अच्छा, एक बात सोचिए, फ्रिज में रखा ठंडा खाना, उसकी महक लेने के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। लेकिन जब रसोई में गर्मा गर्म समोसे या पकौड़े तल रहे हो तो उसकी खुशबू तो दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी मिलने से खाने की महक वाले कणों में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो हवा में रॉकेट की तरह तेजी से फैल जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इसी चीज को, मतलब कणों के इस अपने आप मिलने जुलने को, विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। सीधी सी बात है, जब एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर घुल मिल जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब तक हमने दो बातें सीखी। एक, कणों के बीच जगह होती है, और दो, वो लगातार हिलते रहते हैं। अब कणों की यही हरकत और उनके बीच की दूरी ये तय करती है कि कोई पदार्थ कैसा दिखेगा। और इसी आधार पर हम पदार्थ को तीन मुख्य अवस्थाओं में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अवस्थाएं हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। देखिए, फ्रीजर में जो बर्फ का टुकड़ा है वो है ठोस, नल से जो पानी आ रहा है वो है द्रव, और केतली से जो भाप निकल रही है वो है गैस। देखा कितना आसान है? तो इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? सारा खेल कणों के व्यवहार का है। देखिए, ठोस में कण एकदम कसकर एक दूसरे से चिपक कर बैठे होते हैं, बस अपनी जगह पर थोड़ा थोड़ा कांपते रहते हैं। इसीलिए ठोस चीजों का अपना एक पक्का आकार होता है। अब द्रव की बात करें तो इसके कण थोड़े आजाद होते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और गैस, और एक गैस के कण तो बिल्कुल आजाद पंछी हैं। वो तो पूरी तरह से आजाद घूमते हैं और जिस भी कंटेनर में हो उसे पूरा का पूरा भर देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई चीज हमेशा ठोस, द्रव या गैस ही रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा प्यारा पानी, जो हमें बर्फ के रूप में भी मिलता है। जरा इस कहानी को समझिए। जब हम बर्फ को गर्मी देते हैं तो वो गर्मी दरअसल उसके कणों को एनर्जी देती है। इस एनर्जी से कण और तेजी से कांपने लगते हैं। कांपते कांपते एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपनी जगह से आजाद हो जाते हैं और बहने लगते हैं। बन गया पानी।
और अगर हम इसे और गर्म करते जाएं तो कणों को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो पानी की सतह छोड़कर हवा में उड़ जाते हैं और बन जाती है भाप यानी गैस। वो खास तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे विज्ञान में उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी के लिए ये तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। और ठीक इसी तरह वो तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर तेजी से गैस में बदलने लगता है, उसे कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। और पानी के लिए ये पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी मदद से रसोई की एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आम नियम ये कहता है कि ज़्यादातर चीज़ों का जो ठोस रूप होता है वो उनके द्रव रूप से ज़्यादा भारी, ज़्यादा सघन होता है। मतलब अगर लोहे को पिघला दें और उसमें ठोस लोहे का टुकड़ा डालें तो वो डूब जाएगा। तो फिर पानी के साथ ऐसा उल्टा क्यों होता है? ठोस बर्फ द्रव पानी पर डूबने की बजाय तैरती क्यों है? इसका राज छिपा है पानी की एक बड़ी ही अनोखी आदत में। होता यह है कि जब पानी जमकर बर्फ बनता है ना, तो उसके कण एक खास बड़े ही सुंदर खुले खुले पिंजरे जैसे स्ट्रक्चर में खुद को जमा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस स्ट्रक्चर में कणों के बीच की खाली जगह पानी के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है। और बस यही है सारा खेल, क्योंकि बर्फ उतने ही कणों के लिए ज्यादा जगह घेर रही है। इसका मतलब है कि वो पानी से हल्की हो गई, यानी कम सघन हो गई। और यही वजह है कि बर्फ हमेशा पानी पर तैरती है ना? कमाल की बात। तो आज हमने पदार्थ और उसकी अलग अलग अवस्थाओं के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हर चीज पदार्थ है और ये पदार्थ नन्हे नन्हे कणों से बना है जो कभी शांत नहीं बैठते। इन्हीं कणों के बीच की दूरी और उनकी एनर्जी तय करती है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। और तापमान में बदलाव करके हम इन अवस्थाओं को बदल भी सकते हैं। तो अब मेरे इस आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमने ये तो जान लिया कि पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना पड़ता है। तो फिर जब हम ठंडे हवादार दिन में छत पर गीले कपड़े सुखाते हैं, तब तो तापमान 100 डिग्री के पास भी नहीं होता, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़ों का पानी बिना उबले भाप बनकर कहाँ चला जाता है? इस पर सोचिएगा। नमस्कार,